हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। इस क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री जो है उसमें चैप्टर नंबर 4 का नाम है मुगल एम्पायर। इसमें ऑलमोस्ट चीजें हम मुगल एम्पायर की देखने वाले हैं। रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद ए diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle age and मुगल एम्पायर आपका 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ इंडिया में आया था। Quite in contrast to their predecessor, that had Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible to only short period of time. From the later half of the 16th century, they expand their kingdom from Agra and Delhi. आगरा एंड दिल्ली तक इन्होंने 16th सेंचुरी में लेके गए थे, बट ऑलमोस्ट इंडिया को इन्होंने ऑक्यूपाई किया, एक्सेप्ट until in the 17th century they control nearly all the subcontinent. They impose structure and administration and idea of governance that outlasted their rules, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addressed the nation of Independence Day, that is rampart of the Red Fort. यहाँ से आपका प्राइम मिनिस्टर जो हमारे वो हमको स्पीच देते हैं इंडिपेंडेंस डे। अब देखते हैं हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? तो मुगल वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ द रूलर्स। उनकी मदर के साइड से वो जेंगिस खान से थे, 1227 में जो मर गया था। एंड मंगोल, जो मंगोल का रूलर था जेंगिस खान, एंड ए पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया, मतलब जो मंगोल हमारे चाइना के ऊपर जो मंगोल है वहां से बेसिकली पास्टल कम्युनिटी थी, बट इसने बहुत सारे ब्रुटली आपको लोगों को बहुत ज्यादा इसने मारा था। एंड उनके फादर के साइड से ये तैमूर के माने जाते हैं, जिसने 1398 में इंडिया को हम बोल सकते हैं आक्रमण किया था, जो 1404 में मर गया था। ये रूलर था ईरान का। तो पूछ सकता है फादर की साइड से तैमूर एंड मदर की साइड से जेंगिस खान। इराक एंड मॉडर्न टर्की में ये रूल करता था। इसके अलावा however the मुगल did not like to be called मुगल और मंगोल। लेकिन मुगलों को मुगल कहलाना और मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। मंगोल इसलिए क्योंकि जो जेंगिस खान था उसकी जो मेमोरीज है वो एसोसिएटेड विद ए मैसेकर ऑफ इनरिबल आपकी पीपल्स, बहुत सारे लोगों को इसने मार दिया था। एंड इट वाज आल्सो लिंक्ड विद उज्बेक्स, देयर मंगोल कंपटीटर जो था। ऑन अदर हैंड मुगल्स वर लाइक, उनको अपने जो तैमूर थे फादर की साइड से वो अच्छा लगता था, मतलब हाँ उनको तैमूर की साइड से आप बोल सकते हो। यहाँ पे एक मिनिएचर पेंटिंग है जो 1702 और 1712 के बीच में बनाई गई है, जो कि तैमूर की है, मतलब सेंटर में बताया है तैमूर, उनके डिसेंडेंट मुगल एम्परर। तैमूर इज इन द सेंटर एंड ऑन हिज राइट इट इज मिरांसा, ये मिरांसा है। द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जो बाबर का ग्रेट ग्रैंडफादर है। एंड देन अबू सैद, जो कि बाबर के ग्रैंडफादर है। टू द लेफ्ट ऑफ तैमूर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, जो कि बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर है ये भी। उसके अलावा एंड उमर शेख, बाबर के फादर, बाबर का जो फादर है वो ये है, मतलब बताया गया पेंटिंग में इन सबको बैठा के, बाकी एक साथ ही नहीं थे। द मुगल एम्परर बाबर अकबर एंड शाहजहां द थर्ड, ये। एंड तैमूर के राइट में है द सेम हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। यू कैन सी इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। और वो अपने आप को तैमूरिड एंसेस्ट्री कहलाने में प्राउड फील करते थे। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398, क्योंकि तैमूर ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया 1398 में। जेंगिस खान का इसलिए क्योंकि वो बेसिकली ब्रुटली लोगों को स्प्रेस करता था, उनको मारता था, छोटे बच्चे और कुछ भी हो, वो हमेशा ही। एंड दे सेलिब्रेटेड देयर जेनेलॉजी पिक्चोरियल ईच रूलर्स, ये सब बताया गया, ठीक है। मुगल आर्मी का कैंपेन यहाँ पे दिखाया गया। सोल्जर्स देन मुगल मिलिट्री कैंपेन। बाबर जो था फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 से 1530 तक, और बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया है। किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश था हमारा, दिल्ली सल्तनत का लास्ट, उसके साथ। सक्सेस टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494,
When he was only 12 year old, जब वो 12 साल का था तो फरगना का रूलर बना था. He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol, जो कि उज्बेक्स. आफ्टर ईयर ऑफ वेंटरिंग ही सीज काबुल इन 1506. तो 1526 में ही डिफीट द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दैट इज इब्राहिम लोदी, एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा. टेबल 1 में दिखाया गया है, कैंपेन वगैरह ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द अफगान वर इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी एंड नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड होम्स, द सिख, मेवाड़, ये सब इन सब की रिलेशन ठीक ठाक थी. अगर अकबर की बात करें, शाहजहां की बात करें तो ठीक ठाक थी. एंड डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकोंडा एंड बीजापुर औरंगजेब रीजन इज, हम आगे डिस्कस करेंगे. गन पाउडर बताया गया है, एक टेक्नोलॉजी है, वाज ब्रोट टू इंडिया फॉर वारफेयर. 14th सेंचुरी में इसको लेके आया गया था. एंड फायर आर्म्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीजन सच एज गुजरात में, मालवा, डेक्कन, एंड वाज यूज्ड बाय बाबर. 16th सेंचुरी में बाबर ने भी इसको यूज किया है. यहाँ बताया गया मुगल एम्परर्स के बारे में, मेजर कैंपेन और उनके इवेंट्स. सबसे पहले बाबर के इवेंट्स. 1526 में डिफीट द इब्राहिम लोदी, अफगान सपोर्टर के साथ इन पानीपत. 1527 में डिफीट राणा संगा एंड आपका बैटल ऑफ खानवा, हम इसको बोल सकते हैं. 1528 डिफीट राजपूत एट चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी. एंड उसके बाद अफगानों के साथ ही 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, ये भी इसका माना जाता है. उसके बाद हुमायूं, जो इसका एंसेस्टर, सॉरी उसका वो हम बोल सकते हैं, इसका बेटा हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू विल ऑफ द फादर, क्योंकि मुगल ही बोलते थे कि सभी भाइयों में कुल शेयर होना चाहिए. तो हुमायूं एक ऐसा था जो अपना सारा हक जितना भी था उसको जो मिला है वो शेयर करता था. His brother were each given a province. The ambitions of his brother Mirzan Kamran were weakened. Humayun caused against Afghan competitors. शेर खान डिफीटेड हुमायूं, जो शेर खान आएगा जो बाद में शेरशाह सूरी बनेगा. इसने 1539 चौसा का बैटल था, तो आपको याद रखना है C4, चौसा 4 की तरह साउंड करा, बट 4 में 4 नहीं है, 4 यहाँ पे है, बिकॉज ये वार एक साथ हुए हैं हुमायूं और शेर खान के बीच में. चौसा में 1539 में, एंड कन्नौज 1540 में. 1540 बैटल ऑफ कन्नौज बिटवीन शेर खान लोधी, सॉरी शेर खान और हुमायूं. एंड चौसा भी आपका 1539, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान. उसके बाद ये ईरान चला गया हुमायूं फॉर 15 ईयर. इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प ऑफ सफाविद शाह, सफाविद शाह से इसको हेल्प मिली. ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555. 15 साल बाद ये दोबारा आ गया एंड मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया. तो मुगल एम्पायर आपका 2 बार स्टैब्लिश हुआ, बट डाइड द नेक्स्ट ईयर एन एक्सीडेंट इन हिज बिल्डिंग. और एक्सीडेंट में मारा गया 1556 में. फिर 1556 से 1605 अकबर का टाइम पीरियड है. अकबर वाज 13 ईयर ओल्ड व्हेन ही बिकम एम्परर. और उसका जो शासन था दैट इज 3 पीरियड्स में बांटा गया है. फर्स्ट 1556 से 1570, जब वो बैरम खां के सपोर्ट में ही राज कर रहा था. And other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suri and other Afghans against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana, and suppressed the revolt of his half brother, that is Mirza Hakim के, उसको भी इसने suppress किया. And Uzbeks. In 1568, Sisodia capital of Chittor was seized. 1569 में रणथंबोर. उसके बाद का जो पीरियड है 1570 से 85 तक, अगेन 15 ईयर का मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे इसमें गुजरात में. 1576 में इसने आई थिंक गुजरात को ही जीता. यहाँ पे बुलंद दरवाजा है. फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल और उड़ीसा में. उसके बाद 1579 और 80 में उसको सपोर्ट मिला था मिर्जा हाकिम का. 1585 से 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ मुगल, मुगल का जो एम्पायर है उसका एक्सपेंशन हुआ है. कैंपेन वर लॉन्च इन द नॉर्थ वेस्ट, जैसे कांधार उसने सीज किया था सफाविद से. एंड कश्मीर वाज नेक्स्ट, काबुल को भी नेक्स्ट किया मिर्जा हकीम की डेथ के बाद. एंड कैंपेन इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेराड में भी, खानदेश में भी, अहमदनगर, बहुत सारी जगह इसने एनेक्सेशन किया है. बट एनेक्सेशन करने के बाद उनके साथ ये बोलता था कि आप हमारी अथॉरिटी के अंदर रहो एंड आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट आपको जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो मुगल की माननी पड़ेगी कि आपके ऊपर मुगल है. इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज, उसके शासन में अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम. उसी के बेटे ने रिबेलियन स्टार्ट कर दी, जो जहांगीर बनेगा एंड फ्यूचर एम्परर जो बनेगा जहांगीर. तो जहांगीर को ही सलीम बोलते थे. फिर जहांगीर आएगा 1605 से 1627 तक.
मिलिट्री कैंपेन उसने स्टार्ट कर दिए थे अकबर के खिलाफ। एंड सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्ट मुगल सर्विस। लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट सिख होम एंड अहमदनगर। एंड प्रिंस खुर्रम जो था, फ्यूचर जो आपका शाहजहां बनेगा, उसने इसके खिलाफ रिबेल कर दिया। मतलब बेटे अपने बाप के खिलाफ रिबेल कर रहे। द एफर्ट ऑफ नूर जहां, जहांगीर की जो वाइफ थी, टू मार्जिनलाइज हिम इन सक्सेसफुल, उसको सक्सेसफुल नहीं हुआ। ही विल ट्राई। फिर शाहजहां आएगा 1627 से 1658 तक। मुगल कैंपेन कंटिन्यूड इन द डेक्कन। डेक्कन में इसके जो कैंपेन थे वो कंटिन्यू रहे थे अंडर शाहजहां। एंड अफगान नोबल जो था खान जहांगीर, सब नाम याद नहीं करें, जस्ट हम देख रहे हैं क्या कुछ हुआ था, तो आपको एक ब्रॉड आइडिया रखना, हाँ ऐसा कुछ हो रहा था। रिबेलियन डिफीटेड। कैंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, बुंदेलाज के खिलाफ, वर डिफीटेड एंड और का सीज्ड। In northwest, the campaign to seize Balkh and Uzbeks was unsuccessful, and Kandahar was lost to the Safavids. And in 1632, Ahmednagar was finally annexed, and Bijapur post sued for peace. And 1657 or 58 में there was a conflict over succession among शारदा, उसके जो बेटे आएंगे, दैट इज औरंगजेब और दारासिको। दारासिको बड़ा था, एंड इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। फिर दारासिको को मार दिया गया और औरंगजेब आपका एम्परर बनेगा। फिर औरंगजेब आया 1658 और 1707। इसका टाइम पीरियड 49 ईयर का था, और अकबर का। ये दो ऐसे रूलर जिनका टाइम पीरियड सेम था, एंड सबसे लंबा था इन मुगल एम्पायर। इन द नॉर्थ ईस्ट होम वर डिफीटेड, होम को इसने हराया था 1663 में, बट रिबेल अगेन इन 1680। इसने कैंपेन अपने नॉर्थ वेस्ट में भी किए थे, यूसुफ जाई के खिलाफ एंड सिख के खिलाफ भी टेम्पोरली सक्सेसफुल हुआ था। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौड़ राजपूत मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन। तो राठौड़ राजपूत ने भी इनके खिलाफ रिबेल किया। कैंपेन अगेंस्ट द मराठास, जो शिवाजी थे, इनिशियली इनका सक्सेसफुल हुआ। जब औरंगजेब ने उनको इंसल्ट किया, शिवाजी हु एस्केप फ्रॉम आगरा, को बंदी बना लिया था, बट वो वहां से भाग गए। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, फिर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग वो कर दिया था, एंड इनको बहुत ज्यादा सताया था। प्रिंस अकबर, इसका बेटा जो आएगा, ये भी इसके खिलाफ रिबेल करेगा, एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठा एंड डेक्कन सुल्तान। फिर इसके बेटे को मराठा ने सपोर्ट किया, एंड he finally fled to Safavid Iran. After the Akbar rebellion, औरंगजेब sent armies against the Deccan Sultanate। मतलब उसको डेक्कन से सपोर्ट मिला, तो उसने डेक्कन में ही अपनी जो आर्मी थी वो भेज दी। बीजापुर को नेक्स्ट कर लिया 1685 में, गोलकुंडा को 1687 में। एंड फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठाज, स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर। मराठा गोरिल्ला वारफेयर करते थे, उसके खिलाफ इसने खुद ही एक्शन लिए हैं। औरंगजेब also had to face the rebellion in the North India, जैसे सिख, जाट, सतनामी, and in the northeast Ahom, Deccan to the Marathas. His death was followed by succession conflict। उसके बाद भी इसके जो सन थे उनमें conflict हुआ। And military campaigns under Akbar and Aurangzeb, you can see, सारे आप पढ़ सकते हो। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट है, जैसे गुजरात का 1572 आई थिंक, चित्तौड़ का 1568। उसके बाद मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनाइजर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड। ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा लड़का ही इनका वो बनेगा, उसमें बिलीव नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलो द मुगल एंड तिमोरिड कस्टम, क्योंकि तैमूर की साइड से अपने आप को मानते थे, देयर फादर साइड। एंड कोपरेंसी इनहेरिटेंस फॉर डिवीजन एंड इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन, कि सभी को इक्वल मिले। फॉलो द हाइलाइटेड पैसेज टेबल 1 एंड नोट द एविडेंस ऑफ रिबेलियन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स के साथ कैसे रिलेशन थे, तो टेबल 1 को आप अगेन देख सकते हो। यू विल नोटिस दैट मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली, लगातार इन्होंने कैंपेन किए हैं अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, जिन्होंने इनको नहीं माना। बट द मुगल बिकेम पावरफुल, मैनी अदर रूलर्स आल्सो जॉइन वॉलंटरी, कईयों ने तो खुद ही इनको आके ज्वाइन कर। एंड द राजपूत आर आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिली, जैसे अकबर का जोधाबाई के साथ। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल, कईयों ने इसको रजिस्टर भी किया था, जैसे सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ refused to accept Mughal authority for a long time, and once defeated, however, they were honorably treated by Mughals and given their land, that is वतन। तो वतन पूछ सकते हैं क्या था, वतन इज ए लैंड। ऐसा भी दे सकता है यूपीएससी, वतन इज ए कंट्री, तो कंट्री नहीं, लैंड के लिए वतन यूज करते थे।
एंड बैक एज असाइनमेंट टू वतन जागीर, उसको क्या बोला कि वतन जागीर आपकी, एंड केयरफुली balance between the defeating but not humiliating their opponents, enable to the Mughal to extend their influence over many king and chieftain। मतलब उन्होंने ये बोला था कि आप हमारी जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करो, आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, ना कोई इंटरफेयर होगा। बट इट वाज डिफिकल्ट टू कीप इट दिस बैलेंस फॉर द ऑल द टाइम। एंड औरंगजेब के टाइम में बहुत सारों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। वट वर द कंसिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, शिवाजी को उसने इंसल्ट किया था तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। उसके बाद आता है मनसबदार एंड जागीरदार। 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, सो बी केयरफुल, अच्छे से पढ़ना है। ये वाला जहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर कभी भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, उसके आसपास से बन सकते हैं। जैसे एज द एम्पायर एक्सपेंड encompassed different region of the Mughal, recruited diverse bodies of peoples, and from a small nucleus of Turkish noble, that is Turani इसको बोलते थे, they expand to include Iranian, Indian Muslim, Afghans को, Rajput, Maratha and other groups, and those who joined Mughal service were enrolled as mansabdar, और जिन्होंने मुगल की सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया अब उनको मनसबदार बोला जाए। और जो मनसबदार टर्म है रेफर टू एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को रेफर करती है जिसके पास मनसब है, मतलब क्या है, एक रैंक। एंड इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय मुगल्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रैंक, सैलरी और मिलिट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी को दे सकते हो। रैंक एंड सैलरी वो डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, जत। जत और सवार, सवार आपके फोर्सेज वगैरह मिलिट्री के कंटेक्स्ट में। द हाईएस्ट द जत, मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल, जितने ज्यादा आपके पास जत है उतनी ज्यादा आपको सैलरी वगैरह मिलेगी। अभी आपको बताया गया है कि नोबल्स विद जत, जिसके पास 5,000 है, वो रैंक हाइयर देन दो जो हजार, हजार से ज्यादा उसको ट्रीट किया जाएगा जिसके पास 5,000 जत है। और अकबर के टाइम में ऐसे 29 मनसबदार थे जिनके पास 5,000 जत है। औरंगजेब के टाइम में ये 79 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये लगेगा कि अच्छा ही था, अच्छा नहीं था। जितने वो ज्यादा होंगे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। मतलब छोटे छोटे ग्रुप में आप तो ज्यादा वो कर दिया, मतलब उनके पास 5-5 हजार के अगर 79 है, 79 ऐसे जिनके पास 5-5 हजार है, तो अपने आप को भी यूनाइट कर सकते हैं, बोल देंगे कि कौन राजा इस। एंड द मनसबदार मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार, उसको सवार भी मेंटेन करते थे। सवार का मतलब पूछ सकती है यूपीएससी की, मेडिवल इंडिया सवार वर्ड रेफर टू व्हाट, दैट इज मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज वेल एज कैवलरी, पैदल सवार लोग भी, घुड़सवारी पैदल सवार ऐसा कुछ था सही। Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branding करते थे, and then received money to pay them as a salary। उसके बाद मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरी एज रिवेन्यू, असाइनमेंट कल जागीर, तो उनको जो सैलरी मिलती थी उसको हम जागीर बोलेंगे। यहाँ पे मेडिवल इंडिया में टर्म्स इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा जागीर का क्या मतलब था। विच वर सम व्हाट लाइक इक्ता, जो पहले हमने दिल्ली सल्तनत में इक्ता देखा था, तो इक्ता की तरह ही था जागीर। बट अनलाइक मुक्ति, जहाँ पे मुक्ति भी थे, मोस्टली जो मनसबदार थे डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड और एडमिनिस्ट्रेट देयर जागीर। मोस्टली जो मनसबदार हैं अपनी जागीर को एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर रहे। Then only had right to revenue of their assignment which was collectively for them by their servants and themselves were the part of the country। अकबर के टाइम में these जागीर were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the मनसबदार। अकबर के टाइम में इनको असेस किया गया था अच्छे से। एंड बाय औरंगजेब के टाइम में was no longer the case and actual revenue collected was often less than granted sum। उस टाइम में क्योंकि 79 ऐसे हो चुके थे जिनके पास 5-5 हजार इज्जत है, बहुत अच्छे से इन्होंने असेस नहीं किया। एंड देयर वाज आल्सो ह्यूज इंक्रीज द नंबर ऑफ मनसबदार, बहुत ज्यादा मनसबदार यहाँ पे बढ़ गए थे, व्हिच मीन ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर। एंड दीज एंड अदर फैक्टर क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, एंड एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट as much revenue possible while they had a जागीर। एंड औरंगजेब was unable to control this development in the last year। उसके टाइम पीरियड में पीजेंट्री सफर्ड ट्रेमेंडसली। अब दिखाया गया है मनसबदार और मार्च विद द सवार, ये आपके सवार हैं, हॉर्सेज पे हैं, और ये कैवलरी है। उसके बाद डिटेल्स फ्रॉम मिनिएचर, शाहजहां के टाइम में करप्शन बताया गया है। ए करप्ट ऑफिसर रिव्यूइंग ए ब्राइब एंड टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पीजेंट, ये दोनों कैसे इसको पनिश करते थे। ये आपका कलेक्टर है। अब आता है जब्त एंड जमींदार। जब्त अलग है, जब्त अलग है, याद रखना है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम
अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज टैक्स, मेनली उनका क्या था, टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, जो लोग प्रोड्यूस करते थे, जबकि पीजेंट्री थी, किसान थे, उनका जो प्रोड्यूस होता था उसी पे जो टैक्स लगता था वो मेन सोर्स था इनकम का। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्री पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल इलाइट्स, रूरल इलिट्स जो थे, जिनको जमींदार हम बोल सकते हैं, जागीरदार बोल सकते हैं, तो उनको वो लोग देते थे, एंड उसको हेडमैन भी बोलते थे गांव का। द मुगल यूज वन टर्म दैट इज जमींदार, जमींदार को आप डिफरेंशिएट करके देखो क्या बनेगा, टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडियरीज वेयर देवर लोकल हेडमैन है ऑफ द विलेज एंड पावरफुल चिफ्टन है, बड़े जमींदार आपके मतलब लैंड ओनर। अकबर रिवेन्यू मिनिस्टर जो था टोडरमल, तो पूछ सकता टोडरमल कौन था, अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर, कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ द क्रॉप यील्ड, उसने बहुत अच्छे से इसका सर्वे करवाया था, प्राइसेस का भी, एंड एरिया कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर पीरियड, मतलब 10 साल तक उसने, 10 साल बंदोबस्त इसको बोलते हैं, जिसमें 10 साल तक फिक्स कर दिया जाएगा टैक्स आपका, 1570 से 1580 के बीच में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वाज फिक्स ऑन ईच क्रॉप इन कैश, तो इस टाइप की स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकता है कि इन योर 10 साल सिस्टम द क्रॉप एंड देयर टैक्स वाज फिक्स फॉर 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, तो 10 ईयर अब आपका राइट आंसर है। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्किल्स, हर प्रोविंस को रेवेन्यू सर्किल्स में डिवाइड किया था, विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, एंड दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और इस रेवेन्यू सिस्टम को हमने क्या बोला, जब्त, जब्त प्रणाली भी इसको बोलते हैं, जब्त सिस्टम भी। इट वाज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज, वहां पे ज्यादा था जहाँ पे मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स, एंड दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल में, ये आपको पॉसिबल नहीं था। यू कैन गिव योर रीजन कि ऐसा क्यों नहीं था गुजरात में। इन सम एरिया जमींदार एक्सरसाइज a great deal of power. Exploitation by the Mughal administrator could drive them to rebellion. Sometimes zamindar जो थे and as well as peasant, the same caste allied in rebellion against the Mughal authority, and these peasant revolt changed the stability of the Mughal empire. And इनको end कर देंगे 17th century। अकबरनामा एंड आईने अकबरी के बारे में बताया गया है। ये पूछ सकता है अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है। बेसिकली दो बुक है, एंड अकबरनामा इसी का एक सब पार्ट है आईन अकबरी, जिसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने लिखी थी, तो अकबरनामा अबू फजल ने, जो कि उसके कोर्ट में था। अकबर ऑर्डर वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड कोर्टियर, दैट इज अबू फजल, अबू फजल ने लिखी है, टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रीच, उसके रेन की मतलब उसकी शासन की हिस्ट्री उसने अबू फजल से लिखवाई है। एंड अबू फजल ने क्या किया है, 3 वॉल्यूम्स यहाँ पे लिखी है ऑफ हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन, जिसको क्या नाम दिया है, अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम, जो पहली वॉल्यूम आएगी, उसमें अकबर के एंसेस्टर के बारे में जिक्र किया गया है। सेकंड वॉल्यूम में अकबर के टाइम में क्या क्या इवेंट हुए हैं वो बताया है। थर्ड वॉल्यूम में बताया है, जिसको हमने क्या बोला है, आईन अकबरी, एंड इट वाज डील विद द अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी इनडायरेक्टली पूछ सकती है कि अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किसने बताया है, तो आपको दे देगी अकबरनामा, आईन अकबरी, तो आईन अकबरी इज द राइट आंसर। उसके हाउस होल्ड के बारे में बताया है, आर्मी के बारे में बताया है, रिवेन्यू के बारे में बताया है, ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन द इंडिया। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द आइन अकबरी ये है कि इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज ए डाइवर्स एज ए क्रॉप, इन सब के बारे में इसमें बताया है। एंड अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबू फजल से ले रहा है। अब बताया है कि अकबर की पॉलिसीज क्या क्या थी। The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abu Fazl in his book, that is Akbarnama, and particularly last volume, that is Ain Akbari. Abu Fazl ने explain किया है that the empire was divided into provinces. पूरा एम्पायर को हमने सबसे पहले किस में तोड़ दिया, सूबाज में। इस पे क्वेश्चन आया 2021 में, अरेंज करना था जिसको, जिसको गवर्न कौन करेगा, सूबादार या फिर सूबेदार हम बोल सकते हैं। एंड हु कैरीड ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल फंक्शन, दोनों इसके पास थे। एंड ईच प्रोविंस हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर, और इसमें एक फाइनेंस ऑफिसर बनेगा दीवान। सूबा को हम प्रोविंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका एक तो सूबेदार है, एक दीवान है। दीवान आपका कौन है, फाइनेंशियल, तो याद रखना है। फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस सूबादार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स।
जैसे जैसे मिलिट्री पे मास्टर, बक्सी बक्सी क्या थी, एक मिलिट्री पोस्ट थी, आपको याद रखना है। एंड द मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोन, आपको सदर बोलेंगे। तो सदर का मतलब क्या है? रिलीजियन। रिलीजियन जो मिनिस्टर है उसको हम बोल सकते हैं। मिलिट्री कमांडर को क्या बोलेंगे? फौजदार, फौजदार मिलिट्री, ठीक है। टाउन पुलिस को क्या बोलेंगे? कमांडर या फिर कोतवाल। अब बताया है नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। नूरजहां ने जहांगीर कोर्ट में क्या इन्फ्लुएंस था? मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611। मेहरुनिसा ने इसके साथ शादी की, रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां। तो नूरजहां मेहरुनिसा आपकी एक ही। एंड शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own title, one side on the other side, मतलब क्वीन बेगम नूरजहां ये नाम उसने लिखवाए हैं। एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? फरमान। एंड स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड फॉर मोस्ट सबलाइन एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां बेगम, ये सब उसने बताया है। एंड राउंड सील स्टेट्स सन ऑफ नूरजहां, तो उसके बारे में उसने अपने कॉइन्स पे भी जिक्र किया है। दो वर्ड है, डोगमा एंड बाइगोट। डोगमा का मतलब है ए स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। कि डोगमा वो है, इसको विदाउट क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे जो भी बात बोली गई है। बाइगोट का क्या मतलब है? इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजन बिलीफ एंड कल्चर। किसी को टॉलरेट नहीं करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइगोट। तो बॉयकॉट से आप याद रख सकते हो। अकबर के जो नोबल्स थे कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of 17th century में many nobles had built independent network of their own. Their loyalties to the empire were weakened and by their own self-interest के हिसाब से। While Akbar was at फतेहपुर सीकरी, ड्यूरिंग 1570 में जब वो फतेहपुर सीकरी में था, he started discussion on religion, तो उसने रिलीजियन के ऊपर बात करनी स्टार्ट की। अकबर बेसिकली हम माने तो सेक्युलर ही था। किसके साथ? उलामा, जो कि ब्राह्मण है, सॉरी, उलामा और ब्राह्मण के साथ जीसस क्राइस्ट, जो कि रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्री। एंड दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन इबादत खाना। इबादत खाना में होती है, तो पूछ सकते हैं इबादत खाना क्या था? एक हम बोल सकते हैं जहाँ पे आपकी जो रिलीजियस असेंबली है, टुक बाय अकबर। ही वाज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। और अकबर आपका वैसे इलिटरेट भी था, पढ़ा लिखा नहीं था, बट ही वाज वेरी एफिशिएंट। अकबर के जो इंटरेक्शन है विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ made him realize that religious scholars who emphasize rituals and dogma were often bigots, and their teachings created division and disharmony among each subject, and this eventually led Akbar the idea of सुलह-ई-कुल। फिर उसने सुलह-ई-कुल करवाया, जिसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल पीस। तो यूपीएससी पूछ सकता है सुलह-ई-कुल वर्ड रिलेट विद व्हाट? यूनिवर्सल पीस। This idea of tolerance did not discriminate between people of different religion and in his reign. Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. ये था। अबू फजल helped Akbar in framing a vision of governance. अबू फजल ने इसकी हेल्प की थी around this idea of सुलह-ई-कुल, and this principle of governance was followed by जहांगीर, और शाहजहां ने भी इसको फॉलो किया। तो आपको बताया गया है अकबर का जो कमीशन है ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन, एंड 2022 यूपीएससी प्री में यही से क्वेश्चन था, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो। ये मकतब खाना, तो ये पूछ सकता है मकतब खाना क्या है? वो ट्रांसलेशन ब्यूरो। मकतब खाना क्या है? ट्रांसलेशन ब्यूरो। वाज आल्सो एस्टैब्लिश इन फतेहपुर सीकरी फॉर दिस पर्पज। तो फतेहपुर सीकरी में आपका मकतब खाना बनाया गया था। मकतब खाना मतलब ट्रांसलेशन ब्यूरो। एंड द महाभारत, रामायण, लीलावती। महाभारत, रामायण और लीलावती को अकबर ने ही ट्रांसलेट किया था। और ये था आपका क्वेश्चन योग वशिष्ठ की मेडिवल टाइम पीरियड में किसके टाइम में योग वशिष्ठ को ट्रांसलेट किया गया? एंड वहां पे ऑप्शन थे अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। वर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क्स। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कौन से राजा ने या फिर कौन से मुगल एम्परर ने ऐसा कुछ किया था ट्रांसलेशन वगैरह का। बस एक चीज याद नहीं रखनी, बस वो गैस आइडिया से आपका काम चलेगा। बाकी तो आपके इतने रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अकबर ही था जो सेक्युलर पॉलिसी के साथ सभी रिलीजन को ट्रांसलेट करवा रहा था, मतलब उनकी जो बुक्स थी उनको।
दैट वर टेकन अप फॉर द ट्रांसलेशन। एंड यहाँ पे क्या है, रजमानामा, जो पर्शियन ट्रांसलेशन हुई है ऑफ महाभारत, कंटेन्स लेविश इलस्ट्रेशन ऑफ इवेंट्स ऑफ महाभारत। अब आ गया सुलह कुल, मतलब क्या है, यूनिवर्सल पीस। जहांगीर जो अकबर का बेटा है, described his father policy of Sulahikul in the following word: as in the wide expanse of the divine compassion, there is a room for all classes and followers of all creeds. So, in his imperial dominions में, which all sides were limited only by the sea, and there was a room for the professor of opposite religions, for beliefs, good and bad. The road to intolerance was closed. Sunni and Shia met in one mosque. सुन्नी और शिया जो आपको मुस्लिम है एक ही मॉस्क में मिल रहे हैं, एंड द क्रिश्चियन एंड ज्यूज जो है इन एक ही चर्च में। ही कंसिस्टेंटली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस। अपने पिता के बारे में इसने सब बोला है। मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, और उसके बाद में क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री जो एफिशिएंटली है ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी। इनकी मिलिट्री बड़ी है एंड इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी देखने को मिली है। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स यहाँ पे आए हैं, डिस्क्राइब इट एज द फेबल ऑफ द वेल्थ, बट दीज सेम विजिटर वर आल्सो appalled at the state of poverty। इन्होंने पॉवर्टी लेके that existed side by side with the great opulence। The inequalities were glaring। Document from the 12th year of शाहजहां, शाहजहां के 12वें साल में उसने बताया, इन्फॉर्म दैट हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8000, एंड दिस स्मॉल नंबर 5.6% बनता है ऑफ टोटल मनसबदार। Received 16.1% of total estimated revenue of the empire as salary for themselves as their troopers। ये सब याद नहीं रखना, बस समझ लेना कैसा कुछ था। The Mughal emperor and their mansabdar spent a great deal in their income। मुगल एम्परर ने और मनसबदार ने बहुत सारा अपना जो पैसा था वो इनकम का था, सैलरी और गुड्स में ही लगा दिया। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस, पीजेंट्री को मिला, who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hand of primary producer। लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास बहुत कम था। The peasant and the artisans के पास, poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supply to increase the productivity। And the wealthier peasantry and artisans group, merchant and bankers profited in the economic world। उसके बाद enormous wealth and resources commanded by the Mughal elites made them extremely powerful, उनको बना दिया by the group of people। and late 17th century में as the authority of Mughal emperors slowly decline, जब decline हुई है, his servant emerged as a powerful center of power and region, and they constitute new dynasty। प्रोविंसेस उसने बनाए हैं जैसे हैदराबाद, अवध, एंड ये जैसे आपके इंडिपेंडेंट बन के आए। They continue to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master। by 18th century में इन्होंने अपने आप को completely consolidate किया और independent political identity इनको मिल गई थी। अब यहाँ पे बताया है king and queens। There were several great monarchs, all near contemporaries in different part of the world in 16th century में बहुत सारे आपके king and queen थे। These include the ruler of Ottoman Turkey। Ottoman Turkey का भी आपका टर्की बोल सकते हो, एक मोनार्क आएगा जिसका क्या नाम है, सुल्तान सुलेमान, 1520 से 66 तक। ड्यूरिंग हिज रूल ओटोमान स्टेट जो है एक्सपेंड हुआ था इनटू यूरोप में, सीजिंग हंगरी को भी इसने सीज किया था, एंड विचिंग आपका ऑस्ट्रिया। हिज आर्मीज आल्सो सीज बगदाद, इराक को भी इसने ऑक्यूपाई किया है, मच ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका को भी, ऑल वे इनटू मोरक्को। एक्नॉलेज आपकी ओटोमन अथॉरिटी में आ गई। सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्ट द ओटोमन नेवी, इनकी जो नेवी थी ओटोमन बोल सकते हो, उस नेवी को भी इसने रिकंस्ट्रक्ट किया है। इट्स डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन ब्रोट द नेवी इनटू कैंपेन विद स्पेन के साथ कैंपेन थे, एंड इन द अरेबियन सी इट चैलेंज द पोर्तुगीज, पोर्तुगीज को भी इन्होंने चैलेंज किया है अरेबियन सी में। द मोनार्क वाज गिवन ए टाइटल जिसको क्या बोला है, अल क्वानी, द लॉ गिवर। तो अल क्वानी वर्ड पूछ सकती है यूपीएससी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस जिसको हम क्या बोलते हैं, कानून। तो कानून नहीं पूछेगा, कानून आपका रेगुलेशन है, passed during his reign, and these were aimed to standardize administrative procedure throughout the expanding domains of the empire, and specifically to protect the peasantry from forced labor and extraordinary taxes के लिए। Later the 17th century when public
ऑर्डर डिक्लाइन हुआ इन द ऑटोमन डोमेन्स, द रेन ऑफ सुलेमान कुनानी जो है वाज रिमेम्बर्ड एज ए पीरियड ऑफ आइडियल गवर्नेंस। एंड यहाँ पे बताया गया फाउंड आउट अकबर अदर कंटेम्पोरेरीज द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ थी अकबर की, वो थी कंटेम्पोरेरी मतलब समकालीन, उसी टाइम में ये थी। सफाविद रूलर ऑफ ईरान 1588 के आसपास, कंट्रोवर्शियल रशियन रूलर जार इवान IV। यहाँ पे आप देख सकते हो मंगोल क्या थे, सिसोदिया राजपूत नूरजहां सुबादार। सुबादार एक काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं गवर्नर, ठीक है। एंड सिसोदिया राजपूत कहाँ पे थे, मारवाड़ में। राठौड़ राजपूत मेवाड़ में। ये ऊपर नहीं जो सकते, थोड़ा देख लेना। नूरजहां ये जहांगीर की वाइफ हम बोल सकते हैं। मनसब क्या थी, एक काइंड ऑफ रैंक थी। एंड आपके जो मंगोल है ये उज्बेक्स कंटेक्स्ट में। इसके अलावा आपको ये फिल करने हैं। आज हमने क्या देखा, मुगल्स कौन थे, मनसब क्या होता है, जागीर, जत, सवार, सुलह इक्वल, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिमोजेनाइजर मतलब सबको इक्वल मिलेगा, कुपरेन जो भी है जब आपका जमींदार। अब आपको जो क्वेश्चन लिखना है 50 वर्ड्स, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंस अंडर द मुगल एम्पायर, इस पे नहीं लिखना। मतलब जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन है वही यूपीएससी पूछता है। ये बता सकते हो आप, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इन 100 वर्ड, एक क्वेश्चन लिखना है। एंड इम्पोर्टेंट इनकम एंड रिवेन्यू स्टेबिलिटी, ये सब आप पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 के साथ। सी इन द क्लास, हैव अ नाइस डे।